गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। जैसा कि पिछले दिनों हम साथ मिलकर एडीओ का सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसके क्रम में मैं आपको लैंग्वेज पेपर का सेट सॉल्व करा रहा था, और इसी क्रम में आज हम सेट 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें होगा 35 हिंदी के क्वेश्चन और 15 इंग्लिश के। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि हथियार में कौन सी संज्ञा है। अच्छा, तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह के नाम को संज्ञा बोलेंगे, यानी कि कोई भी नाम होगा, नेमिंग वर्ड होगा, वो संज्ञा होगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम हो, व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुणवाचक, जिस वर्ड से किसी का गुण पता चलता हो उसे गुणवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा, जो सामूहिक रूप से किसी को रिप्रेजेंट करता हो, जिससे पूरी की पूरी जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि अगर हम हथियार को देखते हैं तो हथियार में बहुत सारे हथियार आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बम आ जाएगा, बंदूक आएगा, तोप आ जाएगा, तलवार आ जाएगा, तीर कमान आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सारे के सारे हथियार है, और इन सबको एक समूह में व्यक्त कर रहा है कौन सा वर्ड? हथियार। तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आइए, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसमें से बताना है आपको कि संज्ञा कौन सा है। तो जो आपका वाक्य है वो है कि वह इनमें से एक को जानता है। तो वह जो है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो वह सर्वनाम है, और एक जो है यहाँ पे विशेषण है, विशेषता बतला रहा है। तो इसमें कोई भी वर्ड बाकी संज्ञा नहीं है, इसीलिए जो होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 38, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो देखिए, कवित्री जो है वो कवि का स्त्रीलिंग है। किसका है? कवि का स्त्रीलिंग। और कवि का स्त्रीलिंग होता है कवि इत्री, कवित्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से बताना है आपको शब्द जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सबसे पहला हमारा जो शब्द है, हमारे पास अंगना है। अंगना जो है एक शुद्ध शब्द है, जिसका मतलब होता है स्त्री। ठीक है, चांद, चांद जो है यहाँ पे गलत है। चांद को हम लोग चंद्र बिंदु के साथ लिखते हैं, तो वो चांद हो जाएगा। आंख जो है वो भी चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाता है। यानी कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जो होगा वो आपका 39 नहीं, अंगना होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ठीक है, विराम चिन्ह जो होता है वो अल्प विराम का चिन्ह होता है, कॉमा। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है, और योजक चिन्ह होता है ऐसे। तो माता और पिता के बीच में हमेशा योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी होगा। एक ही जैसा शब्द हो और एक दूसरे में विरोधाभास करता हो तो वो योजक चिन्ह के साथ आता है। जैसे कि अगर पाप और पुण्य, ये दोनों वर्ड भी किसके साथ आएंगे? योजक चिन्ह के साथ आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न संख्या 41। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो ये देखिए, ये जो डॉट है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, लेकिन इंग्लिश में। ठीक है, पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे होता है। ये क्या है? ये है अर्ध विराम, हिंदी में भी यूज होता है। और ये है कॉमा, कॉमा यानी कि, और ये अल्प विराम है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न संख्या 42। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो हम करते हैं 3 जगहों पे। पहला उच्चारण के स्थान से, दूसरा प्रयत्न जो अभ्यंतर के स्थान पे होता है, और तीसरा जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दंत्य, ओष्ठ्य, ये जो 5 तरीके हैं, इसका जो उदाहरण है वो आपका दिया हुआ है। प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक, उत्क्षिप्त और संघर्षी।
अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर होता है और बाह्य प्रयत्न के आधार पर होता है सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो उत्क्षिप्त जो है वो प्रयत्न के आधार पर है, पार्श्विक भी प्रयत्न के आधार पर है और सघोष भी प्रयत्न के आधार पर है। यानी कि इनमें से कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण ना हो। यानी कि ऑप्शन ई जो है आपका सही जवाब होगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 43, कह रहा है कि हिंदी भाषा को कुल कितनी वर्ण है? माने हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण या लिपि है? तो हिंदी भाषा में जो वर्ण या लिपि है वो कितना है? 52। आपका यहाँ पे स्लाइड है कौन कौन सा वर्ण है और कितने हैं। जैसे कि स्वर आपका 11 है, अयोगवाह व्यंजन जो है वो 2 है, स्पोर्ट्स व्यंजन 25 है, अंतस्थः व्यंजन 4 है, उष्ण व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजन 4 है और कुल वर्ण मिलाकर कितने हो जाएंगे? 52। ये है वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 44, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ व्यंजन है? कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण कंठ से होता है? ठीक है। तो इस स्लाइड पे हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। कवर्ग जितना भी है कंठ से होता है, साथ ही साथ ह भी कंठ से उच्चारण होता है। यानी कि जो आपका कवर्ग है यानी ऑप्शन सी, इसका उच्चारण किससे होगा? कंठ से होगा। आपका ये जैसे स्लाइड है, कंठ यानी कि गला से जो उच्चारण होता है वो अ, आ और कवर्ग, साथ ही साथ ह और विसर्ग का भी उच्चारण कहां से होगा? गला से होगा। अगला है तलव्य, यानी कि जो तालु से उदाहरण होता है वो चवर्ग का होता है। उसके बाद आता है मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा यानी मसूड़ा, मसूड़ों से जिसका उच्चारण होता है जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। जितना भी टवर्ग है वो मूर्धन्य है। उसके बाद डेंटल यानी दंत, जो दांत से जिसका उच्चारण दांत से होता है, जितने भी तवर्ग हैं वो दंत उच्चारण में आएंगे। ठीक है। और ल और श उसके साथ। उसके बाद ओष्ठ आता है यानी कि जिसका उच्चारण होठ से होता हो। उसके बाद नासिक्य आता है यानी जिसका उच्चारण नासिक से होता हो। उसके बाद कंबाइंड भी होता है जैसे कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। ये सारे वर्ण आपके हैं। अगला है प्रश्न संख्या 45, कह रहा है कि हिंदी की पहली शवाक फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो जो आलम आरा हुई थी वो हिंदी की पहली बोलती फिल्म थी जो कि 1931 में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र जो है उसके लेखक है भगवती चरण शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 47, कह रहा है कि अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 48, कह रहा है कि मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? अच्छा, ये पंक्ति ना सूरदास के सुर सागर में है, तो इस पंक्ति को लिखा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सूरदास ने, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि बसही पंखी बुलही बहुभाका करही हुलास देखी के शाखा। ये जो है ना ये पद्मावत से ली गई है, जिसमें जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी वो श्रीलंका की तारीफ करता है। ठीक है। श्रीलंका यानी कि सिंघल द्वीप। ठीक है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। और ये पंक्ति कहाँ है? तो ये पंक्ति है पद्मावत में। ठीक है। पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? अच्छा, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। ठीक है। चंद्रबरदाई होता है, तो चंद्रबरदाई ने रचना की थी। ये आदिकाल की रचना मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 1। ठीक है। कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने और कृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को
अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति श्री राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कराए हुए कुछ ही समय हुआ था। उन्होंने अपने संसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी भी नहीं कर सकता है। नौढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। ठीक है, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। ठीक है, वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है? आदि कवि। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वो कह रहा है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए इसलिए गए क्योंकि भातृ स्नेह के कारण, यानी कि ऑप्शन रामचंद्र सेवा पिता आज्ञा भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण लक्ष्मण कहाँ गए? भाई के साथ वनवास गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि दिए गए लेखक का दुख क्या है? 52। तो लेखक का दुख है रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए। नहीं, ये लेखक का दुख नहीं है। लेखक का दुख आखिर है क्या? तो ये देखिए, यहाँ से लेखक का दुख पता चल रहा है कि उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता, मतलब कि जिस उर्मिला ने सबसे ज्यादा त्याग की, उसके लिए आदि कवि वाल्मीकि जी के शब्द जो है, वाल्मीकि जी ने उनके बारे में बहुत कम लिखा या फिर न के बराबर लिखा है। यह कवि का सबसे बड़ा दुख है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि लक्ष्मण भाई के साथ वनवास को गए, यह भी दुख नहीं है। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, यह दुख नहीं है। दुख क्या है कि उन्होंने उर्मिला के बारे में कम लिखा। तो ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 53, कह रहा है कि उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? ऑप्शन ए है लक्ष्मण से विवाह किया। अच्छा, लक्ष्मण से विवाह करना उर्मिला के लिए बलिदान नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण होता है अधिसूचना। नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है हिंदी में? अधिसूचना। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? ठीक है, यानी कि आपका मुहावरा बताना है। तो सबसे पहला मुहावरा आपका जो दिया हुआ है वो है खरी मजूरी चोखा काम। खरी मजूरी चोखा काम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि सही मजदूरी से ही सही काम होगा। मतलब कि मजदूरी अगर सही मिलेगी तो काम भी आपका सही ढंग से होगा। वो होता है खरी मजदूरी चोखा काम। अगला है अंधा पीछे कुत्ता खाए। इसी का मतलब होता है कोई कमाए और कोई खाए। ठीक है, कोई कमाए कोई खाए, यानी अंधा पीछे कुत्ता खाए। आपका तीसरा है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि कष्ट का अनुभव होना। कष्ट का अनुभव होना यानी कि ऑप्शन ए मुसीबत में पड़ना नहीं होगा। कंगाल होना, घर में राशन लाना, तीनों नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही जवाब होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अच्छा, अंधे का अर्थ, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब होता है किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। ठीक है, देखिए अलंकार जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होगा शब्द अलंकार और दूसरा होगा अर्थ अलंकार। अगर शब्द की वजह से किसी सेंटेंस का सुंदरता बढ़ता है तो वो शब्द अलंकार में होगा, और उस शब्द के अर्थ की वजह से अगर किसी सेंटेंस की सुंदरता बढ़ता है तो वो अर्थ अलंकार में होगा। शब्द अलंकार आपका तीन तरह का होगा। पहला होगा अनुप्रास, दूसरा होगा यमक और तीसरा होगा श्लेष। ठीक है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में जो है वो वर्ण रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस दिया है, अगर उसका पहला अक्षर त है तो दूसरा अक्षर का पहला वर्ण त होगा,
तीसरा अक्षर का पहला वर्ण भी त होगा। ठीक है, वर्ण जो है वो रिपीट होंगे। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार वो होता है जिसमें एक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ हो या दो से अधिक बार हुआ हो और हर बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग है, तो वो यमक अलंकार होता है। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द एक ही हो, अर्थ अलग हो। मतलब एक ही शब्द के अलग 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 अर्थ होते हैं, तो वो किस में आएगा? वो आपका श्लेष अलंकार में होगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए आपका है, और उसके बाद अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जो है वो आपका 5 तरीके का होगा। पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा मानवीकरण। ठीक है, उपमा अलंकार जिसमें भी सा, सी, से, सम, सरिस और जैसा लगा हो, जिस भी सेंटेंस में शा, शी, शे, शम, सरिस जैसा अगर कुछ लगा हुआ है तो वो आपका उपमा अलंकार होगा। दूसरा है रूपक, जिसमें योजक चिन्ह लगा होगा, वो रूपक अलंकार होगा। जहां भी मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु इत्यादि लगा हो वो उत्प्रेक्षा होगा। अगर कोई असंभव बात या फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है वो अतिशयोक्ति होगा। और जो मानवीयकरण यानी प्रकृति का वर्णन अगर इंसान की तरह किया जा रहा हो तो वो कौन सा होगा? मानवीयकरण होगा। तो आपका ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मानो शब्द है। ठीक है, तो मानो जानो जहां भी लगा रहेगा वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो कि इस ऑप्शन में उपमा श्लेष यमक कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न संख्या 59। कह रहा है कि माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार है, मन का फेर। देखिए यहाँ पे बार बार मन का और मन का 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों बार मन का अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक है, पहला मन का अर्थ है हाथ वाला माला। ठीक है, जो 108 माला होता है जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। और इस मन का अर्थ है हृदय माला। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये यमक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ई में है, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाया। देखिए यहाँ पे बार बार एक वर्ण रिपीट हो रहा है, तो और जहां भी कब वर्ण रिपीट होने लगे तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? देखिए सबसे पहले आता है चौपाई। चौपाई में हर सेंटेंस में 16 मात्रा होता है। ठीक है, और फिर आता है कवित। कवित में वर्ण गिना जाता है। ठीक है, वर्ण जो है आपका 31 से 33 तक होते हैं। और एक आता है दोहा। दोहा जो है वो पहला सेंटेंस 13 मात्रा का, दूसरा 11 मात्रा का, तीसरा 13 का और चौथा 11 का होता है। ठीक है, मात्रा गिना कैसे जाएगा? तो मात्रा दो गिनने के लिए 2 यूज किया जाता है, एक लघु और एक गुरु। लघु में एक मात्रा के लिए 1 अंक मतलब 1 मात्रा काउंट होगा, और गुरु में 1 मात्रा के लिए 2 अंक यानी 2 मात्रा काउंट होगा। जैसे अगर अ है, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्रबिंदु आता है तो 1 मात्रा काउंट होगा, और आ बाकी उसके अलावा कुछ भी आते हैं तो 2 मात्रा काउंट होगा। ठीक है, जैसा कि चौपाई। चौपाई में आपका कितना मात्रा आना चाहिए? पहले सेंटेंस में 16 और दूसरे में भी 16। इसमें 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा। ठीक है, तो गिन लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ण में अ छुपा रहता है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 2 मात्रा हो गया। यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5 मात्रा यहाँ हो गया। यहाँ पे 2 और 1, 3 मात्रा हो गया। यहाँ 1 और 1, 2 मात्रा हो गया। यहाँ 2 और 2, 4 मात्रा। 4, 2, 6, 3, 9, 5, 14, 2, 16, 16 मात्रा। इस लाइन में भी 16 मात्रा। इसको काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 मात्रा, 4 और 2 6 मात्रा, 6 और 4 10 मात्रा, 10 और 3 13 मात्रा। दूसरा लाइन में इसका 11 मात्रा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोहा।
और ये हो गया चौपाई। चलिए अगला है, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहूं रूप रच राखी, ए बतिया सुनो सुनी रूखी। अच्छा, ये सेंटेंस जो है ये सूरसागर का सेंटेंस है, जिसमें गोपियां कृष्ण के बारे में कुछ कहती हैं, कृष्ण से वियोग होने की वजह से। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पे देखिए ये वियोग कर रही है, इसलिए वियोगी है, और श्रृंगार की बात हो रही है, रूप का बात हो रहा है, तो वो श्रृंगार रस में आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा, वियोगी श्रृंगार रस। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भरत के रस सूत्र में 3 चीज का उल्लेख होता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी यानी कि ऑप्शन अच्छा सी जो है, इसकी चर्चा भरत के रस सूत्र में नहीं है, एक व्याभिचारी की चर्चा है भरत के रस सूत्र में, भरत मुनि के रस सूत्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, इसमें से सही वाक्य कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। देखिए अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसलिए अनेक का बहुवचन नहीं हो सकता, यानी कि पहला तो गलत है। दूसरा है, आपको यह संशयवाद मिला, संशयवाद मिला, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, संशय तो भावार्थक संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा के रूप में यूज होगा संशयवाद। अगला है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। देखिए ये सीधा सीधा क्रिया है, यानी ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है, ज्यों ही त्यों ही जहां भी आए ये वर्ड, वो मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल होता है। और जहां भी जुड़ा हुआ हो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा 65 का। अच्छा देखिए, सरल वाक्य जिसमें कोई योजक शब्द नहीं होता, सीधे सीधे वाक्य हो, वो सरल वाक्य होता है। और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, परंतु, लेकिन, ये सब जहां भी आए वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य है। और मिश्र वाक्य की, जो, क्योंकि, त्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ज्यों ही त्यों ही, जहां भी आए वो शब्द कौन से होंगे, मिश्र वाक्य होंगे। वाक्य के प्रकार, वाक्य आपके 8 प्रकार के होंगे, विधान, विधिवाचक या विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक। पहचान क्या है, विधिवाचक या विधानवाचक जो होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, जहां भी नहीं, मत, न का मतलब आ जाए वो विधानवाचक होगा, जहां भी प्रश्न हो वो प्रश्नवाचक होगा, जहां भी आदेश या अनुमति की बात हो वो आज्ञावाचक होगा, जहां भी काश, इच्छा, आशीष या शुभकामना की बात हो वो इच्छावाचक होगा, जहां भी संभावना की बात हो वो संभववाचक होगा, संदेहवाचक होगा, जहां भी आश्चर्य, सुख या हर्ष हो वो विस्मयादि, और अगर तो, यदि, अगर किसी सेंटेंस में लगा है तो वो संकेतवाचक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि सुनो कोई जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि ये कैसा सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। अच्छा, जिस भी शब्द से पहले अगर अंक आए, गिनती आए, तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। कौन सा समास होगा, द्विगु। तो अष्टाध्यायी जो है मतलब 8 अध्याय वाला कोई चीज है, तो अष्टाध्यायी जो है वो द्विगु होगा, जो कि ऑप्शन ई होगा। ठीक है, चलिए, समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव क्या होगा, जहां भी यथा, प्रति, आ, भर, हर, अनु शब्दों की पुनरावृत्ति हो वो अव्ययी भाव होता है। जहां दूसरा पद प्रधान होता है या विग्रह करने पर का, के, की, से, में, पर आए वो आपका तत्पुरुष समास होता है। तीसरा कर्मधारय समास है, जो कि समान रूपी, ठीक है, ये शब्द का जहां भी भाव आए वो कर्मधारय होगा। संख्यावाचक शब्द जितने भी होंगे वो द्विगु होंगे, ठीक है। और द्वंद्व क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे और एक दूसरे के विलोम होंगे, और योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, द्वंद्व होगा। और कोई तीसरा अर्थ निकलता हो वो
बहुब्रीहि होगा। जैसे कि अगर लंबोदर का अर्थ गजानन का अर्थ गणेश निकलता है, तो ये दोनों कौन से समास के एग्जाम्पल होंगे? बहुब्रीहि के। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? तो देखिए, जहां भी गौशाला को अगर हम तोड़ते हैं तो गाय का रहने का स्थान, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कहता है कि जब भी दूसरा पद प्रधान हो या फिर का के की से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष का के की में पै स या फिर दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि अनुरूप में कौन सा समान होगा? तो जहां भी अनु वगैरह जुड़ा हो पहले वो अव्ययी भाव होता है, ठीक है। यथा, प्रति, आ, भर, हर, अनु आदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो कौन सा होगा? अव्यय भाव, यानी कि अनुरूप जो है अव्ययी भाव समास होगा, यानी युक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। हमारा अगला पार्ट होगा इंग्लिश का, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। पहला वर्ड आपका जो दिया हुआ है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है जॉयफुल, जॉली या फिर जोयस, यानी कि ऑप्शन बी होगा। अगला है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ओके, इट वॉज द हेक्टिक डे फॉर सुजन विथ लॉट ऑफ परचेजेस। अच्छा, यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे अ होगा। इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए तो पक्का गलत है। चलिए, इट वॉज अ हेक्टिक डे सही है। सुजन विथ अ लॉट ऑफ, यहाँ पे भी अ आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है। अगला है ऑप्शन सी, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजन विथ अ लॉट ऑफ परचेजेस। अच्छा, यहाँ पे अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल आता है, ठीक है। एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर, ठीक है। एरर बताना है। कह रहा है कि इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन, अच्छा बीन होगा ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो बीन के जगह पे क्या आएगा? बीन, यानी कि ऑप्शन बीन में है, ऑप्शन बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एल्जिट, एल्जिट का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, ठीक है। तो एल्गी, एल्गी तो है, एल्गी एल्गी शैवाल को बोलते हैं ना, ये मतलब होता नहीं। जेलिड, जेलिड, जेलिड का मतलब भी होता है कोल्ड यानी ठंडा, ये बर्फ के लिए यूज होता है, ये मेडिकल टर्म में एल्जिड यूज होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी है इग्नियस। इग्नियस का मतलब होता है पिघला हुआ लावा, लावा यानी गर्म, यानी कि ऑपोजिट कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। मेटल, मेटल का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी, ठीक है। मेटल का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा कावर्डिस, यानी कि कायरतापूर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। कह रहा है कि नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रेडिक्टिंग द वर्स्ट। ह्यूमन माइंड्स आर गुड एट होता है, ठीक है। ह्यूमन माइंड्स आर गुड एट प्रेडिक्टिंग द वर्स्ट, यानी कि गुड एट होगा, ऑप्शन सी में गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। कह रहा है कि द फॉर्मर वाज डिप्राइव्ड ऑफ, अच्छा यहाँ पे फ्रॉम है, डिप्राइव्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि मिस मार्पल इज, अच्छा जहां भी नीदर है वो अपने साथ बाद में नॉर लेके आएगा, ठीक है। अ गुड सिंगर, और यहां पे नॉर होना चाहिए, यानी कि एरर जो है आपका और वाले पार्ट में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स। जहां भी देन आएगा ना, देन हमेशा आता है नो सूनर के साथ, ठीक है। तो नो सूनर डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE सही है। एम्बेसडर, ये भी सही है। अकोमोडेट, ACCOMMO, यहाँ पे एक और एम होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, वहां उसको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड, ये वर्ब हो गया। ऑलरेडी पास्ट, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। और डिक्री, पास क्या किया गया है, अ डिक्री। अ डिक्री यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अ डिक्री से सेंटेंस शुरू होगा, तीनों शुरू है। यहाँ पे पास्ट है हैड, तो इसमें भी हैड होगा, तीनों में। वॉज नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी दोनों में है पास्ट, ठीक है। हेड के साथ, और जब भी पैसिव बनाएंगे तो बीन वर्ड आएगा। बीन इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अदिति शेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है, अच्छा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है, तो सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। जब इसको हटाएंगे तो उसकी जगह पे आएगा दैट, तीनों में है, ठीक है। अगला, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई जो है सी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तीनों में है। उसके बाद एम जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा पास्ट सेंटेंस में, यानी कि वॉज होगा, तो यहाँ पे हैड है नहीं होगा, इज है नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ हिडन एनिमी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है कि अ लार्ज स्केल बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। जहां भी बर्ड्स की बात आएगी वो अवियरी होगा, ठीक है। अपियरी क्या होता है, जहां बीज को रखा जाता है। और बोरो क्या होता है, बोरो मतलब होता है खड्डा या फिर बिल, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड कह रहा है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड का जो वन वर्ड होगा वो मिसांथ्रोप होगा, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट मतलब कि जो दूसरे की सहायता करता हो, जो मानव की सहायता करता हो, अल्ट्रुइस्ट होता है। कंपेयर, जो स्टेज का संचालन करता हो उसको कंपेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में, सेट 2 में।